चलिए ना, लास्ट क्लास में हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन का जो टेबल था, वीएससीपीआर का जो टेबल था वो बना रहे थे, और उस टेबल में टोटल आपको बताया 10 केसेस हो गए ना हमारे। तो मतलब sp3d, थैंक यू, sp3d के जितने भी केसेस थे विथ 1 लोन पेयर, विथ 2 लोन पेयर, विथ 3 लोन पेयर, वो हमने डिस्कस करे थे। उसके आगे की कंडीशंस पे बात करते हैं। एक बार मैं टेबल बना दे रहा हूँ फिर से। चलिए बेटा, है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कल जितने भी केसेस पढ़े उसके बाद आगे केसेस के ऊपर बात कर रहे हैं। टोटल 16 केसेस हैं, तो उनमें से जो केस नंबर 11 है, केस नंबर 12 है और केस नंबर 13 है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमें एग्जाम में एक एग्जाम्पल दिया गया SF6, हमें मान लीजिए एग्जाम में एक एग्जाम्पल दिया गया IF5 या BRF5 या फिर CLF5 टाइप का कोई मॉलिक्यूल दिया गया, और सपोज हमें एग्जाम में मॉलिक्यूल दिया गया XZF4, या फिर मान लीजिए दे दिया गया बेटा ICL4 माइनस एटसेट्रा। ठीक है, इन सब के लिए बात करते हैं। अभी देखो ये सारे जो मॉलिक्यूल है इनके लिए अगर हम हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ये सारी चीजें निकालने बैठे तो बेटा सल्फर के वैलेंशियल में सारे मोनोवेलेंट है, हाफ V प्लस है माइनस C प्लस से लगा रहा हूं। सल्फर के वैलेंशियल में 6, 6 प्लस 6 मोनोवेलेंट 12, 12 का हाफ किया 6। तो जैसे ही H का वैल्यू 6 आया, एक बात मुझे पता चल गई कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा बेटा, sp3d2। और sp3d2 की आइडियल ज्योमेट्री होती है बेटा स्क्वायर बाय पिरामिडल, या फिर उसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना। खैर, पोजीशन कितनी तैयार हुई, 6, साइड एटम कितने आए, 6। तो 6 की 6 पोजीशन साइड एटम ऑक्यूपाई करेंगे, लोन पेयर के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है। अगर लोन पेयर 0 है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही क्या हो जाएगी बेटा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, सेम हो जाएगा दोनों। याद करिए sp3d2 जो था, SF6 जो था, उसका जो रियल स्ट्रक्चर हमें दिखता है बोर्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो सेंट्रल एटम के आसपास 4 पोजीशन बोर्ड के प्लेन पर स्क्वायर के फॉर्म में तैयार होती है, और एक पोजीशन प्लेन से बाहर और एक पोजीशन प्लेन से अंदर। जो प्लेन से बाहर और अंदर है उसको हम यहाँ पर बोर्ड पर इस तरह से कुछ डॉटेड लाइन बनाकर रिप्रेजेंट कर देते थे, बट ये एक्चुअल में प्लेन पर नहीं है ना, ये प्लेन से बाहर और अंदर है, येलो वाली पोजीशन। अब मुझे बताओ ये जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है बेटा, नॉन प्लेनर, क्योंकि येलो वाली पोजीशन प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर है। तो SF6 के बारे में बात करूं तो प्लेनर या नॉन प्लेनर, तो नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर यदि है तो फिर वही क्वेश्चन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन आपसे पूछेगा। तो बेटा ये व्हाइट कलर के जो पांचों एटम है, 4 साइड एटम और एक सेंट्रल एटम, ये 5 एटम किस पर मिलेंगे, प्लेन पर। आगे सुनना, इसके बारे में बॉन्ड एंगल के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल मिलते हैं, 90 डिग्री और 180 डिग्री। 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री के इसमें 12 एंगल्स होते थे बेटा 3D में अगर हम देखें, और 180 डिग्री के इसमें 3 एंगल्स हुआ करते थे, है ना। एक बार अब ये सारी जो बातें आपको बताई है इसको हम 3D में एक बार देख लेते हैं कि भैया कैसे दिखता है। अगर हम बात करें बेटा तो जो 4 पोजीशन है स्क्वायर प्लेनर की, पहले वो बना देता हूं। ये जो व्हाइट कलर की 4 पोजीशन आपको दिख रही है बोर्ड पर, है ना, ये स्क्वायर के फॉर्म में है। ये एंगल 90 90 90 90 90 के यहां पर कितने एंगल हो गए, 4। स्क्वायर का बेस हो गया, और बाई पिरामिडल का मतलब है स्क्वायर से ऊपर एक पिरामिड जाएगा और स्क्वायर से नीचे एक पिरामिड जाएगा। तो स्क्वायर का बेस हो गया एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, नाम हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल, और इसका एक और नाम बोला था ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों, 8 फेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फेसेस बनते हैं ऑक्टाहेड्रल। अच्छा मुझे बताओ 90 डिग्री के एंगल गिने तो 4 तो ये हो गए 90 डिग्री के, 1 2 3 4, 4 ये बनाएगा इन चारों के साथ, और 4 ये बनाएगा इन चारों के साथ, तो 90 के कितने एंगल हो गए, 12। अब ये रेड और रेड का जो एंगल है ये 180 है, इसका जो एंगल है वो 180 है, और इसका एंगल जो 180 है, 180 के कितने एंगल हो गए, 3।
प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर है तो प्लेन से अंदर और बाहर हटा दो, मैक्सिमम एटम इन द प्लेन 4 साइड एटम और 1 सेंट्रल एटम, टोटल विल बी 5। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो ओरिजिनल कंडीशन थी जो हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है। अब इसमें डिस्टॉर्शन की बातें करते हैं, लोन पेयर आने पर क्या होता है। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है, क्या इसको मैं AB6L0 टाइप का मॉलिक्यूल भी लिख सकता हूं बेटा? यस, है ना। अब चलिए आगे बात करते हैं अगली कंडीशन पर। IF5BrF5ClF5, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल आपको दिया गया बेटा, आयोडीन लू चाहे ब्रोमीन लू चाहे क्लोरीन लू, सब हेलोजन फैमिली के मेंबर हैं, सबके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन 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 मोनोवैलेंट है। तो 7 + 5 12, 7 + 5 12, 7 + 5 12, 12 का आधा किया 6। जैसे ही H का वैल्यू 6 आया, एक चीज कंफर्म हो गई, हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है sp3d2। sp3d2 आया तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो फिक्स्ड है, वो क्या हो जाएगी? स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। सेंट्रल एटम आयोडीन लेके चल रहा हूं मान लीजिए, तो सेंट्रल एटम आयोडीन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करनी है? 6। 6 में से 4 पोजीशन तो उसने बोर्ड के प्लेन पर और 2 पोजीशन प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से डॉटेड लाइन से। ये इसने तैयारी करके बैठा। अब मुझे बताओ, सेंट्रल एटम ने पोजीशन तैयार करी 6, IF5BrF5ClF5 साइड एटम कितने आ रहे हैं? 5। तो एक जगह पे क्या आएगा? लोन पेयर। क्या मैं इसको AB5L1 टाइप का मॉलिक्यूल बोल सकता हूं बेटा? यस। अब एक चीज बताइए, लोन पेयर एक आ रहा है, तो मैंने बोला था एक लोन पेयर आने पर जो भी एंगल होता है वो लेस देन हो जाता है ना। आंसर मेरे को पता है, मैं डायरेक्ट अभी लिख रहा हूं, समझाऊंगा फिर 3D में। तो एंगल हो जाएगा लेस देन 90, एंगल हो जाएगा लेस देन 180। ये मेरा रिजल्ट है जो मुझे याद हो जाना चाहिए एक तरह से, पर ठीक है, अपन सॉल्व करके देखेंगे 3D में। अब हुआ क्या, एक लोन पेयर आ रहा है, मुझे बताओ यहां पर लोन पेयर कहीं भी लगा दूं या चेक करना पड़ेगा? कहीं भी लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑक्टाहेड्रल में कोई इक्वेटोरियल एक्सियल नहीं होता है, सारी पोजीशन सेम। ये क्लियर करते चले माइंड में ना। जैसे मान लीजिए मैं 3D में आपको समझाता हूं कि कहानी क्या है। मान लीजिए आपने 6 पोजीशन जो तैयार करी उन 6 पोजीशंस में से 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए ये पोजीशन हो गई चौथी, ये हो गई पोजीशन पांचवी और ये हो गई पोजीशन छठी, ठीक है, ये ऐसा। अब आपकी मर्जी आए, आप लोन पेयर जहां लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मान लो मैंने लोन पेयर कौन सी वाली पोजीशन पे लगाया? ये ग्रीन वाले को लोन पेयर मान लिया, अभी लोन पेयर यहाँ है। तो अब अगर मैं बोलूं कि मैं लोन पेयर को यहां लगाना चाहता हूं, ये है ना, और इसको इधर लगा देता हूं, तो लोन पेयर अभी मैंने कहां लगा दिया? ऊपर, ठीक है। अब आप देखिए जो ऊपर जो लोन पेयर लगा हुआ है, इसके अगर हम देखें, ये यहां से स्टार्ट करता हूं ना। मान लो मैंने लोन पेयर कहां लगा दिया? ऊपर। मैं यहां पर तो लोन पेयर इस जगह दिखाऊंगा नीचे, क्योंकि समझाना यहां से आसान रहेगा, बट ठीक है। अपन ने अभी लोन पेयर कहां लगा दिया? ऊपर। अब आपको देखने में लग रहा है सर लोन पेयर आपने ऊपर लगाया, लेकिन आप बोलो सर यहां नहीं लगाना, यहां लगाना है। अभी देखो यहां पर आएगा लोन पेयर, कुछ भी हो जाए। अब ये बना दो, लोन पेयर वहां ले जाना, ये लो, वही आ गया। बोले सर यहाँ लोन पेयर यहाँ लगाना है, लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? वो डायग्राम वही बनेगा बेटा, ये ऐसे कर दिया। लोन पेयर अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। या अल्टीमेटली अगर मेरे को नीचे पहुंचाना है तो कहां पहुंच जाएगा? नीचे, है ना। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि अभी इसमें सारी पोजीशन आइडेंटिकल है और एक ही लोन पेयर लग रहा है। तो आप जहां चाहे वहां लगा दो, मैं यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं घुमा दूंगा, तो अल्टीमेटली लोन पेयर कहां आ जाएगा? नीचे। अब सुनना, जैसे ही लोन पेयर नीचे आया, अब नाम पे चलते हैं, पहले मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पे चलते हैं। ओरिजिनल नाम था स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, स्क्वायर के नीचे एक पिरामिड, नाम बना था स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब मुझे बताओ यहां पर जो नीचे है, यहां पर कोई लोन पेयर है जैसे, तो लोन पेयर होने की वजह से यहां कोई पिरामिड बनेगा या सिर्फ क्लाउड है बेटा? क्लाउड है। तो स्क्वायर तो बना, नीचे वाला पिरामिड नहीं बन पाएगा क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। ऊपर वाला पिरामिड अभी भी बन जाएगा। तो स्क्वायर पे 2 पिरामिड बनेंगे या एक ही पिरामिड बनेगा? तो अब स्क्वायर बाय पिरामिडल नाम होके क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका जो नाम बनता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का जो नाम बनता है, वो बनता है स्क्वायर पिरामिडल। हालांकि लेकिन इसका नाम फिर भी क्या बोला जाता है? स्क्वायर पिरामिडल। दूसरी बात, क्या इसके नाम में पिरामिडल शब्द आ रहा है बेटा? यस, पिरामिडल आ रहा है। तो बताओ क्या सारी पोजीशन प्लेन पे है या प्लेन से बाहर भी कुछ है बेटा? प्लेन से बाहर। तो प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा? नॉन प्लेनर। ये बात फिक्स है कि ये हो जाएगा बेटा नॉन प्लेनर। और अगर कोई चीज नॉन प्लेनर है तो फिर आपसे वही पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन। मुझे बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन कितने हैं? 4 है। बस यही बात इसमें समझनी है ना। 4 है, क्यों 4 है बताऊंगा अभी। और बाकी सारी कहानी तो मैंने आपको बता दी। अब आइए पहले एक बार 3D में समझाता हूं पूरी कहानी क्या है, देखिएगा।
ये 4 पोजीशन बेटा स्क्वायर वाली हो गई, ध्यान से देखना, इमेजिन करना सारी कहानी को 3D में। ये 5वीं पोजीशन हो गई, और लोन पेयर को आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लीजिए कि लोन पेयर हमने कहां लगा दिया, नीचे, ठीक। अभी लोन पेयर नीचे है, लोन पेयर रिपेल विपेल करेगा, वो सब देखते हैं। ये बन गया एक स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर कितना पिरामिड बनेगा, एक, नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। दूसरी बात, यहां पर हमने बोला प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर। अब एक बात बताओ, ये जो लोन पेयर है, ये जब धक्का देगा तो दो कंडीशन बता रहा हूं, बताना कौन सा सही है, पहला या दूसरा। जब ये धक्का देगा तो ये ऐसे उठेंगे, एक कंडीशन। दूसरा, जब लोन पेयर धक्का देगा तो ये ऐसे उठेंगे, दो। पहला सही है या दूसरा सही है, पहला। अरे भैया ये ऐसे उड़ जाएगा तो फिर डिस्टॉर्शन तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ये तो बस हवा में आप ऐसे वैसे कर दो, इसका क्या मतलब है। एक्चुअल में जब लोन पेयर धक्का देगा तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उस पर रिपल्शन लगता है। रिपल्शन लगने का मतलब है ये साइड एटम उठेगा, सेंट्रल एटम वही है। एक है कि आप सेंट्रल एटम को भी उड़ा ले गए, और एक था कि केवल आपने साइड एटम को उठाया। तो आपको सही कौन सा वाला है, साइड एटम उठते, सेंट्रल वही है। अब अगर ये सब एक प्लेन पे होते तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन 5 होते, लेकिन अब जब लोन पेयर ने धक्का दिया तो सेंट्रल तो वही है, क्योंकि सेंट्रल उड़ जाएगा तब तो फिर कहानी खत्म हो गई। ये उठ रहे बेटा, कितने साइड एटम उठे, 4। तो हुआ क्या कि जब लोन पेयर ने धक्का दिया तो सेंट्रल एटम थोड़ा सा नीचे है, इस लेवल पे। 1 2 3 4 बराबर 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 उठे, तो 1 2 3 4 सेम प्लेन पर, सेंट्रल एटम इन चारों से नीचे और ये वाला इन चारों के ऊपर। तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने आएंगे, 4। और अब एंगल पे आता हूं, एंगल को देखिए। अगर ये ऐसे स्ट्रेट होते तो ये एंगल 90 होते, इसका एंगल इन सबसे भी क्या होता है, 90, और ये आमने सामने वाले एंगल होते 180। लोन पेयर ने धक्का दिया तो ये उठ गया। अब बताओ ये 90 हुआ या लेस देन 90 हुआ, लेस देन। ये क्या हो गया, लेस देन। ये क्या हो गया, लेस। ये क्या हो गया, लेस देन 90। तो एंगल 90 से कम भी हो गया, और ये अगर सीधा और सीधा होता तो 180 होता, पर ये उठ गया और ये भी उठ गया, तो एंगल 180 है या लेस देन 180 हो गया, लेस देन। तो इसके अंदर जो एंगल है ना, वो आपको क्या मिलेंगे बेटा, लेस देन होते हुए दिखेंगे, चाहे वो 90 डिग्री का हो चाहे वो 180 डिग्री का हो। एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन 180 या लेस देन 90। और अब बचे हुए सभी जगहों पर फ्लोरीन लग जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं। सपोज आपको अगला एग्जांपल दिया गया XeF4 ICl4 माइनस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्लस 4 मोनोवैलेंट 12, 12 का हाफ किया 6। आयोडीन 7, 7 प्लस 4 मोनोवैलेंट 11, माइनस का मतलब ऐड होगा, तो 11 प्लस 1 12, 12 का हाफ किया 6। तो H का वैल्यू आ गया 6। H का वैल्यू 6 आने का मतलब एक चीज कंफर्म है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। और sp3d2 की जो आइडियल ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, वो क्या होनी चाहिए बेटा, स्क्वायर बाइपिरामिडल। पोजीशन कितनी बनी, 6। साइड एटम कितने आए, 4। तो दो जगहों पे क्या आएगा, लोन पेयर। मॉलिक्यूल का टाइप बनेगा AB4L2। ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल एटम जेनोन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के लिए 6 पोजीशन तैयार करनी है। उन 6 में से 4 पोजीशन तो बोर्ड के प्लेन पर, और बची हुई 2 पोजीशन प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ और प्लेन से अंदर की तरफ। अब एक बात बताना, इसके अंदर कितने लोन पेयर लाने वाले हैं अपन, 2। जब एक लोन पेयर था ना, तो मैंने आपको बोला जहां मर्जी है वहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि घुमा फिरा के वो वही बन रहा है। मुझे बताओ यहां पर 2 लोन पेयर आए, तो बताओ चेक करना है या कहीं भी लगा दो, क्या सारी पोजीशन सेम है, तो कहीं भी लगा दो, नहीं कहीं भी नहीं लगा सकते। यहां देखने में सारी पोजीशन सेम है, लेकिन एंगल अलग अलग है बेटा। तो यहां पर दो तरह की कंडीशन है ना, देखने में आपको लगेगा कि सब कुछ सेम है, लेकिन यहां पर जब 2 लोन पेयर को रखोगे तो 2 लोन पेयर को पोजीशन करने की 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनेगी। या तो आप दोनों लोन पेयर को एक दूसरे से 90 90 90 90 पर रख दो, या आप दोनों लोन पेयर को एक दूसरे से 180 180 या 180 पे रख दो। तो 2 पॉसिबिलिटी समझाता हूं पहले, फिर बात करते हैं ना। यहां पर अगर मैं बात करूं तो बेटा, अगर आप स्क्वायर बाय पिरामिडल की बात कर रहे हो तो आपके पास 2 लोन पेयर है मान लीजिए, तो 2 लोन पेयर को या तो आप 90 डिग्री टू ईच अदर रख दो, या आप उन 2 लोन पेयर को 180 डिग्री टू ईच अदर रख दो, है ना। 3D में समझते चलना, कहानी को बता रहा हूं और इमेजिन करिएगा। कल मैंने डोमिनेंट रिपल्शन आपको बताया था, बस उसी का यूज होने वाला है यहां भी। चेक करें, ये 4 पोजीशन है। सपोज मैंने लोन पेयर को, है ना, इसको इधर लगा देता हूं, एक आप समझ ले, नीचे भी एक पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। मान लो मैंने लोन पेयर को, 2 लोन पेयर है, एक को यहां और एक को यहां रखा होता, क्या लोन पेयर 90 पे आते, यस। पोजीशन चेक करते हैं, यहां और यहां रखता तो 90, यहां और यहां रखता तो 90, यहां और यहां रखता तो 90, यहां और यहां रखता तो भी 90, यहां और यहां रखता तो भी 90, यहां और यहां रखता तो भी 90, और यहां और यहां रखता तो भी 90। तो पहली बात तो 2 लोन पेयर को रखने के लिए एक तो 90 डिग्री की पोजीशन पॉसिबल है,
और दूसरा अगर मैं लोन पेयर को यहां और यहां रखता तो 180 पे होता, यहां और यहां रखता तो 180 पे होता, और यहां और यहां रखता तो भी 180। तो दो लोन पेयर हैं और दोनों लोन पेयर को जब मैं अलग अलग जगह रखूंगा तो दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि या तो वो दोनों लोन पेयर एक दूसरे से 90 पर हो सकते हैं, या वो दोनों लोन पेयर एक दूसरे से 180 पर हो सकते हैं। क्योंकि यहां दो पॉसिबिलिटीज है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं लोन पेयर को 90 टू ईच अदर रखूं या 180 टू ईच अदर रखूं। और डिसाइडिंग फैक्टर होता है नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन। और डोमिनेंट रिपल्शन किसको बोला था? जहां पर रिपल्शन 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री का होता है उसे डोमिनेंट बोलते हैं। 90 से ज्यादा पे रिपल्शन लगता जरूर है पर वो डोमिनेंट नहीं होता। अब इमेजिन करिए, मान लीजिए मैंने दो लोन पेयर को, ये रेड और रेड को लोन पेयर इमेजिन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। अभी मैंने दोनों लोन पेयर को कहां रखा? 90 पर। अब डोमिनेंट गिनना है, पहले एक की वजह से गिनते, फिर दूसरे की वजह से गिनते, फिर ऐड कर देंगे। ये लोन पेयर है, इसकी वजह से ये वाला रिपल्शन बताइए 90 या लेस देन 90? 90। ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस लोन पेयर की वजह से 4 लग गए 90 के। ये वाला 90 नहीं होगा, ये तो इससे 180 होगा। तो इसकी वजह से 90 के कितने रिपल्शन? 4। पहले वाले की वजह से 4, अभी एक और लोन पेयर बचा हुआ। इसकी वजह से गिनो 90 के कितने? 1 2, वैसे इसको ऐसे कर दो तो वही बन जाएगा, तो वैसे ही आ जाएगा, 4 ही आएंगे। 1 2 3 4, ये वाला इसका डोमिनेंट नहीं है। तो बेटा 90 के यहां पर दूसरे वाले लोन पेयर की वजह से भी जो रिपल्शन लगेंगे वो कितने लगेंगे? 4। दोनों लोन पेयर कितने कितने डोमिनेंट लगा रहा है? 4 और 4। तो टोटल 90 डिग्री पर जब दो लोन पेयर रखा तो नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन कितने हो गए? 8। ठीक है, सेम कहानी आप चेक करिए। अगर मैं लोन पेयर को 180 पे रख देता हूं, लोन पेयर को 180 पर रख देता हूं तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही वो देखिए। मान लीजिए मैंने ये तो 4 आपकी नॉर्मल जो पोजीशन है स्क्वायर वाली वो बना दी, एक लोन पेयर मैंने यहां रखा और एक लोन पेयर मैंने यहां रखा। अब बताओ लोन पेयर अब 90 पे है रेड रेड या 180 पे है 180? पहले वाले ऊपर वाले की वजह से कितने डोमिनेंट? ये 4 है 90 के। और नीचे वाले की वजह से कितने डोमिनेंट? 4। 4 ही लगेंगे बेटा, गिन लीजिए 1 2 3 4, ये तो 180 है, काउंट नहीं होगा। और ऐसे नीचे वाले की वजह से कितने लगेंगे? 1 2 3 4, ये डोमिनेंट नहीं है। तो बेटा आपने लोन पेयर को चाहे 90 पर रखा तो भी दोनों की वजह से टोटल 8 लग रहे हैं, और 180 पे रखा तो भी दोनों की वजह से टोटल 8 लग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोन पेयर को चाहे इक्वेटोरियल पे लाओ, मतलब इक्वेटोरियल मतलब 90 पर लाओ, और चाहे आप एक्सियल पे ले आओ, या फिर ऐसा बोलूं कि चाहे तो आप 180 पे ले आओ, तो बेटा नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन कितने लग रहे हैं? बराबर। मान लीजिए यहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट लगते 7 और मान लो यहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट लगते 8, तो जहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट कम होता मैं वहां रखता, क्योंकि रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन अभी दोनों जगह की कहानी सेम है। अब सेम हो गया तो सर क्या वहां और वहां कहीं भी रख दूं? नहीं, अभी तो टाई हुआ है, तो टाई ब्रेकर देखना पड़ेगा। पहली कंडीशन देखते हैं नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन, जो कि कल इक्वेटोरियल एक्सियल में लग गया था, क्योंकि उसमें एक जगह 2 रिपल्शन थे एक जगह 3 थे, तो 2 वाले पे अपन ने रख दिया, वो इक्वेटोरियल था। पर यहां पर नंबर ऑफ रिपल्शन सेम है, अगर एक का कम होता तो वहां रखते, उसका कम होता तो वहां रखते, पर अभी दोनों का रिपल्शन बराबर है। जब दोनों का रिपल्शन बराबर हो गया, नंबर ऑफ डोमिनेंट बराबर हो गया, तो दूसरी चीज जो देखी जाती है वो देखी जाती है लोन पेयर का डिस्टेंस। यहां पर लोन पेयर 90 पे मतलब है, और यहां पर लोन पेयर 180 पे मतलब दूर है। जहां लोन पेयर दूर होंगे उनका रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसीलिए लोन पेयर कहां रखे जाएंगे? 180 पर। लेकिन ये लोन पेयर का डिस्टेंस कब लगाना है? शुरू में लगाना है या पहले डोमिनेंट रिपल्शन देखना है? पहले डोमिनेंट रिपल्शन। अगर डोमिनेंट अलग अलग है तो इसका कोई मतलब नहीं है, अगर डोमिनेंट सेम हो जाए तभी इस पर जाना है, वरना आपको सिर्फ डोमिनेंट रिपल्शन से सॉल्व कर देना है। तो अब हमारे दोनों लोन पेयर 90 पे रखने वाला हूं या 180 पे? 180 पे। अब इधर देखिए, दो लोन पेयर हैं और दोनों लोन पेयर को विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर 180 पे रखना है, तो मैं इस पर ग्रीन वाली एक्सेस पे बना दे रहा हूं। एक लोन पेयर यहां रख दिया, एक लोन पेयर यहां रख दिया। ध्यान से सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, इससे पहले वाले डायग्राम में जो लोन पेयर नीचे वाला था, क्या इसने सबको ऊपर 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 धक्का दिया था बेटा? यस। तो नीचे वाला लोन पेयर सबको ऊपर धक्का दे रहा है, और इस बार ऊपर वाला लोन पेयर सबको नीचे। क्या वेक्टर के हिसाब से दोनों का नेट रिजल्टेंट 0 हो जाएगा बेटा? इसने सबको ऊपर धक्का दिया, इसने सबको नीचे धक्का दिया, नेट इफेक्ट 0, मतलब जो जहां होना चाहिए था वो वही मिलेगा।
और जो जहां होना चाहिए था वहीं मिलेगा, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कायदे से बोर्ड के हिसाब से कैसे होने थे? स्क्वायर के प्लेन पर। ये पूरा एक स्क्वायर बनना था और ये प्लेनर बनना चाहिए था, और क्योंकि दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया तो ये बेटा एक ही प्लेन पर मिलेगा और स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा, इसीलिए इसमें कोई पिरामिड ना ऊपर बनेगा ना पिरामिड नीचे बनेगा। अगर स्क्वायर के ऊपर नीचे दोनों पिरामिड बनते तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर के ऊपर केवल एक पिरामिड बना तो स्क्वायर पिरामिडल, ना ऊपर कोई पिरामिड ना नीचे कोई पिरामिड, तो सिर्फ स्क्वायर बनेगा, और वो पूरा स्क्वायर क्या एक प्लेन पर बन रहा है बेटा? यस, नाम हो गया स्क्वायर प्लेनर। अगर स्क्वायर प्लेनर है तो नाम से ही पता चल रहा है कैसा होगा प्लेनर। प्लेनर है तो बताओ मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने होंगे? पांचों व्हाइट कलर के। दूसरी बात एंगल के बारे में बताओ, इसका और इसका इफेक्ट कैंसिल हो गया, तो डिस्टॉर्शन आया कि नहीं आया? नहीं आया। डिस्टॉर्शन नहीं आया तो क्या आइडियल एंगल ही दिखेंगे बेटा? हाँ, 180 के एंगल दिखेंगे, लेकिन क्वांटिटी अलग हो जाएगी। पहले 12 होने थे, अब 12 नहीं है, 4 है। व्हाइट का व्हाइट से, व्हाइट का व्हाइट से, व्हाइट का व्हाइट से, व्हाइट का व्हाइट से, 4 90 के हैं, और 180 के कितने हैं? 2 आमने सामने और आमने सामने, तो इसके 2 एंगल्स हैं और इसके 4 एंगल्स हैं। नोट कर लीजिए सर। लिख लिया बेटा सबने? चले, अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगली कंडीशंस की तरफ। अगला जो केस आ रहा है यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा केस नंबर 14, केस नंबर 15 और केस नंबर 16 की। ध्यान से देखिएगा, ये जो 14, 15 और 16 वाले केसेस हैं, इसमें से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली 14 और 15 काम का है, 16 जो है वो आपके काम का नहीं है, बट फिर भी एक बार है ना मार्केट में, क्योंकि आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो मिल सकता है, इसलिए आपको बता दूंगा। तांत्रिक क्रिया वाला केस है ना। खैर अपने सिलेबस का नहीं है तो अननेसेसरी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, अभी तो डिस्कस कर लेंगे। यहां पर आइए, सपोज आपको एग्जाम्पल दिया गया IF7, सपोज आपको एग्जाम्पल दिया गया बेटा XZF6, और सपोज आपको एक एग्जाम्पल दिया गया XZF5-1, ठीक है, और आपको बोला इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वगैरह ये सब निकालना है। सबसे पहले चेक करते बेटा, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7, फ्लोरीन भी 7 मोनोवेलेंट है, 7 + 7 14, 14 का हाफ किया 7, जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 + 6 मोनोवेलेंट, 8 + 6 14, 14 का हाफ किया 7, जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8, 8 + 5 13, 13 + 1 14, 14 का हाफ किया 7। तो सभी के लिए जो H का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 7। H का वैल्यू 7 आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन सभी में फिक्स है। कौन सा आएगा? sp3d3, और sp3d3 की जो आइडियल ज्योमेट्री है वो है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और यहां पर भी आएगा बेटा sp3d3, और जो ज्योमेट्री आनी चाहिए आइडियली वो आनी चाहिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसका मतलब ये हुआ, पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहने का मतलब है सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बोर्ड वाले प्लेन पर एक पेंटागन तैयार करा, ये रेगुलर पेंटागन है, और इस रेगुलर पेंटागन से एक पोजीशन बाहर और एक पोजीशन अंदर।
ये जो 5 पोजीशन बनी है और जो 2 पोजीशन बाहर और अंदर आएंगी वो सेम होंगी, अलग अलग नाम है उनके, अलग अलग नाम है। एक को इक्वेटोरियल बोलते हैं और एक को एक्सियल। येलो वाली क्या है? इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल ये जो पेंटागन का आपस में एंगल बनता है, ये 72 डिग्री के 5 एंगल होते हैं बेटा। और इस इक्वेटोरियल से जो बाहर आएगा एक्सियल, वो इन पांचों से 90 पर होगा। और जो अंदर जाएगा इस इक्वेटोरियल से, जो एक्सियल अंदर जाएगा वो भी 90 पर होगा। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल का एंगल था 90, और जो इससे बाहर आएगा और जो इससे अंदर जाएगा उनका आपस में जो एंगल है वो कितना बनेगा? 180। तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल, और एक्सियल का एंगल कितना आ जाएगा? 180, है ना। और मुझे बताओ, जो दो पोजीशन इससे बाहर और अंदर अपन दिखा रहे हैं बोर्ड पर, तो अपन ऐसे बना दे रहे हैं, बट ये एक्चुअल में प्लेन से बाहर और अंदर है। तो बताओ ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है बेटा? नॉन प्लेनर, क्योंकि नाम में बाई पिरामिडल आ गया या पिरामिडल आ गया तो वो नॉन प्लेनर ही है, क्योंकि पिरामिड हमेशा नॉन प्लेनर होगा बेटा। नॉन प्लेनर है। और अगर आपसे पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, तो आंसर इसके लिए कितना है? 6, है ना। एक ए जो येलो कलर से लिखा है, और ये जो 5 पोजीशन बोर्ड वाले प्लेन पर पेंटागन वाली बन रही है येलो वाली, ये सब एक ही प्लेन पर है, और ये ग्रीन वाली प्लेन से बाहर और अंदर है। दिस इज द आइडियल कंडीशन। अब मुझे बताओ, सेंट्रल एटम ने पोजीशन कितनी तैयार करी? 7। IF7 में साइड एटम भी कितने आ गए? 7। मतलब सातों की सातों पोजीशन साइड एटम ऑक्यूपाई करेगा, लोन पेयर के लिए कोई जगह नहीं है। अगर लोन पेयर के लिए जगह नहीं है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम हो जाएंगे बेटा? यस। और क्या इस मॉलिक्यूल को मैं AB7L0 टाइप का मॉलिक्यूल लिख सकता हूं बेटा? यस, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक की कहानी तो हमने समझ ली, आइडियल केस था जो हमें ऑलरेडी पता है, हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब लोन पेयर वाले केसेस स्टार्ट करते हैं। देखें जरा ध्यान से। XgF6 में हमने ऑलरेडी निकाला, इसका H का वैल्यू कितना आया? 7, sp3d3 पेंटागनल बाइपिरामिडल। इसका मतलब है जो सेंट्रल एटम ज़ेनॉन है, उसने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की 7 पोजीशन तैयार करनी है। 7 में से 5 तो उसने पेंटागन वाली पोजीशन तैयार करी, और 2 पोजीशन प्लेन से बाहर और अंदर। यहां पर ये भी लिख दे रहा हूं, ये जो ग्रीन कलर की पोजीशन है ये कौन सी होती है बेटा? एक्सियल। और येलो कलर की जो पोजीशन है वो कौन सी होती है? इक्वेटोरियल, है ना। अब सुने, जेनॉन ने 7 पोजीशन तैयार करी, 5 मैंने दिखा दी, 2 पोजीशन अभी प्लेन से बाहर और अंदर है। अब मुझे बताओ, पोजीशन तैयार हुई 7, XgF6 में साइड एटम कितने आए? 6। तो एक जगह खाली है, उस खाली जगह पे कौन आएगा? लोन पेयर। तो इस मॉलिक्यूल का जो टाइप बनेगा वो क्या बन जाएगा? AB6L1। अब सुने आगे, एक लोन पेयर आया। मुझे बताओ, इसके अंदर क्या इक्वेटोरियल और एक्सियल नाम है या नहीं है बेटा? है। और जहां भी इक्वेटोरियल और एक्सियल आएगा, कल हमने sp3d में एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर पढ़े थे, और अभी हम यहां पर sp3d3 में एक लोन पेयर पढ़ रहे हैं। जहां भी इक्वेटोरियल और एक्सियल नाम आ रहा है, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे आएगा। वही डोमिनेंट रिपल्शन की कहानी है, इक्वेटोरियल पे आएगा। अब मुझे बताओ, ये पांचों इक्वेटोरियल हैं, तो 5 में से किसी एक इक्वेटोरियल पे मैंने क्या लगा दिया? लोन पेयर। अब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करूंगा, सुनना इधर, ध्यान सुनना। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखना है या एटम्स का अरेंजमेंट देखना है? एटम्स का। अब मुझे बताओ, 6 फ्लोरीन में से एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां लग गया, 4 तो ये लग गए, और एक इससे बाहर होगा और एक इससे अंदर होगा। इमेजिन करना, इसको अगर मैं हटा दूं और इन चारों को देखो, तो क्या चारों एक ही प्लेन पर है या नहीं है? और इन चारों के लिए थोड़ा सा इमेजिन करना, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं और ऐसा कर दूं, क्या एक स्क्वायर बन जाएगा बेटा? ऐसे। हालांकि स्क्वायर रेगुलर है या डिस्टॉर्टेड है? डिस्टॉर्टेड, है ना। डिस्टॉर्टेड है, हाँ। पर अभी जो 4 मुझे दिख रहे हैं प्लेन पर, उनको अगर मैं थोड़ा कनेक्ट करूं तो एक स्क्वायर टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। और स्क्वायर कैसा है? डिस्टॉर्टेड। और स्क्वायर से एक बाहर और एक अंदर, तो क्या स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड बन जाएगा? यस। और स्क्वायर के अंदर एक पिरामिड बन जाएगा? यस। तो वो डायग्राम जो है वो ऐसे ही तो बनेगा, स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, स्क्वायर के नीचे एक पिरामिड। तो नाम क्या बनेगा? स्क्वायर बाय पिरामिड। क्या स्क्वायर बाय पिरामिड का कोई दूसरा नाम भी होता है? यस। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर अब जो इससे बाहर और अंदर आएगा वो स्क्वायर बाय पिरामिडल बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। लेकिन वो ऑक्टाहेड्रल रेगुलर होगा या डिस्टॉर्टेड होगा? तो जैसे हमने कल पढ़ा था डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, वैसे यहां पर जो ज्योमेट्री बन के आती है उसका नाम होता है बेटा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ये जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है ना, इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। कैप्ड ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला? क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल बन रहा था वो तो बन गया, और ये लोन पेयर को उसके ऊपर एक टोपी की तरह मान लेते हैं कि भैया ऑक्टाहेड्रल बना और उसके सर पे क्या पहना दी? टोपी। तो इसको क्या बोल देते हैं? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। दूसरी बात, वो जो अब साइड एटम आने वाले हैं जो प्लेन से बाहर है और अंदर है, वो थोड़ा सा मैं ऐसे बना दे रहा हूं, एक फ्लोरीन यहां है, एक फ्लोरीन यहां है। मुझे बताइए,
ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा बेटा? नॉन प्लेनर। अगर ये नॉन प्लेनर है तो फिर वही क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन आपसे पूछा जाएगा। तो सारे येलो वाले एक ही प्लेन पर हैं तो 5 हो जाएंगे। और याद करो, आइडियल एंगल जो भी हो, अगर एक लोन पेयर आता है तो आइडियल एंगल क्या हो जाता है बेटा? लेस देन। तो यहां लेस देन 72, लेस देन 90 और लेस देन 180। अब इसको थोड़ा 3D में आपको बताता हूं कि कहानी क्या है, चेक करिएगा। 3D में ये कैसा दिखता है उसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमको एक बार क्लैरिटी मिल जाए। जो 5 पोजीशन है बेटा पेंटागन की, सपोज ये पेंटागन बना दिया अपना, ठीक है। ये पेंटागन आपका, ये पांचों येलो पोजीशन बन गया। आइडियली इनका एंगल 72 72 72 72 72 का था। एक इससे बाहर है वो 90 पे था, एक इससे अंदर है वो 90 पे था, और बाहर और अंदर वाले का एंगल 180 पे था, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक लोन पेयर आया तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आने वाला है। ये पांचों इक्वेटोरियल थे। मान लो ये लोन पेयर है, ग्रीन वाले को मैंने लोन पेयर बना दिया, ठीक है, लोन पेयर लग गया। अब लोन पेयर आ गया तो पहले सिर्फ इसको समझते हैं, क्या ये लोन पेयर इनको धक्का देगा कि नहीं देगा? देगा। धक्का देगा तो जो एंगल 72 का था वो एंगल 72 से कम हो जाएगा, तो लेस देन 72 हो गया, ठीक। अच्छा, इसको अब मैं इस प्लेन पे ले आता हूं ऐसे। ये लोन पेयर है ग्रीन वाला। अगर इस प्लेन से ये बाहर था तो ये ऐसा आ गया बेटा। इसका एंगल इस प्लेन से क्या 90 90 90 होना चाहिए था बेटा? यस। लोन पेयर जो है वो इसको सीधा रहने देगा, धक्का देगा? धक्का देगा। लोन पेयर अभी मान लो बोर्ड की तरफ कर दिया मैंने, ये वाला लोन पेयर इधर कर, वो लोन पेयर इसको अपनी तरफ खींचेगा या ऑपोजिट धक्का देगा? ऑपोजिट। जब धक्का देगा तो ये सीधे के बजाय ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो बताओ एंगल 90 या लेस देन 90? लेस देन 90। दूसरी बात, ये लोन पेयर इसको धक्का देगा तो ये ऐसा झुक गया, और जो नीचे होगा उसको भी धक्का देगा तो वो नीचे वाला ऐसे झुक जाएगा। तो बेटा ऊपर वाला ऐसे हो गया, नीचे वाला ऐसे हो गया। तो बेटा ये 180 है या लेस देन 180 है? लेस देन। तो ये सारे एंगल लेस के हो गए। फिर ये ऐसा बन गया, इसको हटा दे रहा हूं, लोन पेयर को अब इमेजिन करना छोड़ दें, इसको ऐसे कर दिया, ये उधर लोन पेयर है तो लोन पेयर को भूल जाओ। अब ये जो चार है इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये स्क्वायर जैसा बनेगा, पर वो डिस्टॉर्टेड है। और स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, स्क्वायर के नीचे एक पिरामिड, पर रेगुलर बन रहा है या डिस्टॉर्टेड बन रहा है? डिस्टॉर्ट। और इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल को ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ये जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है इसके सर पे लोन पेयर की टोपी लगी हुई है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं बेटा? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट केस की तरफ। लास्ट केस जो है मैंने बोला काम का नहीं है, और ये एग्जाम में आने के तो चांसेस है नहीं, बट ठीक है मार्केट में चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, तांत्रिक क्रिया वाला केस है। अगर आप देखें तो अभी तक जितने भी इक्वेटोरियल और एक्सियल वाली कहानी आई, लोन पेयर हमेशा कहां जा रहा था? इक्वेटोरियल। ये एकमात्र ऐसा केस है जहां पर लोन पेयर इक्वेटोरियल और एक्सियल में इक्वेटोरियल पर ना जाकर एक्सियल पे जाता है। और इसीलिए ये केस आपको मार्केट में करवाते हैं, बट सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं, तो आने के चांसेस नहीं। देखो इसमें हमने देखा सेंट्रल एटम ने कितनी पोजीशन तैयार करी? 7। 7 पोजीशन का मतलब है पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए। पेंटागोनल बाइपिरामिडल का मतलब है जेनॉन अपने आसपास बोर्ड के प्लेन पर क्या बना रहा होगा बेटा? पेंटागन। ये पांचों पोजीशन क्या कहलाती है? इक्वेटोरियल। और 2 पोजीशन जो बची वो क्या बची? एक्सियल, प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर। अब आगे की कहानी सुनिए। सेंट्रल एटम ने पोजीशन तैयार करी 7, साइड एटम कितने आए? 5। तो 2 क्या आ जाएंगे? लोन पेयर। तो ये AB5L2 होगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी इक्वेटोरियल एक्सियल वाला केस होता है तो लोन पेयर कहां आता है? इक्वेटोरियल पे। लेकिन ये जो तांत्रिक क्रिया वाला केस है, यहां लोन पेयर कहां आएगा? एक्सियल पे। अब सुनो, एक्सियल कौन सी है? एक इससे बाहर और एक इससे अंदर। तो एक लोन पेयर यहां आ गया और एक लोन पेयर वहां आ गया। क्या ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, बीच में पेंटागन है ना, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर क्या एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे बेटा? यस। इसका मतलब है जो एटम जहां होना था, इसी के जैसा केस है बिल्कुल हूबहू, ये वाला, जैसे ये कैंसिल हो जाते थे। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ जो बाहर वाला लोन पेयर और अंदर वाला लोन पेयर वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, और कैंसिल कर तो जो एटम जहां होना चाहिए था वो वहीं पर मिलेगा। इसका मतलब है बचे हुए पांचों फ्लोरीन जो है ना, एक्सियल एक्सियल कैंसिल हो गया तो बचे हुए पांचों फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे है। इसके ओवरऑल ऊपर में मैंने -1 लगा दिया। आप चाहो तो सेंट्रल एटम पे भी दिखा सकते हो, ये स्ट्रक्चर बनेगा। और इसका मतलब इस स्ट्रक्चर को देखो तो ये पेंटागन बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है। और पेंटागन क्या पूरा एक ही प्लेन पर है बेटा? यस। तो वहां स्क्वायर प्लेनर बना था, यहां पेंटागोनल प्लेनर बनेगा। और बेटा पेंटागोनल प्लेनर बोलने का मतलब है ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? बेटा प्लेनर। और प्लेनर कहने का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन 6 हो जाएंगे। एंगल की बात करूं, ध्यान सुनना, एक्सियल पोजीशन है ही नहीं, क्लाउड है। एक्सियल पोजीशन है ही नहीं, क्लाउड है।
तो बेटा ये और ये तो बन ही नहीं पाएगा, तो केवल इसमें एक ही तरह का एंगल मिलेगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, और वो सारे एंगल क्या जितने के होने थे उतने के ही मिलेंगे बेटा, यस, क्योंकि डिस्टॉर्शन कैंसिल हो गया, तो 72 डिग्री के यहाँ पर 5 एंगल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब लोन पेयर मैं दिखा दे रहा हूं, तो ये जो लोन पेयर है इनका इफेक्ट आपस में क्या हो गया बेटा, कैंसिल, तो जो जहां होना था वो वहीं मिलेगा। लिख लिया, चले, है ना। तो ये ओवरऑल केसेस थे। अब इन केसेस को पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे मोटे पॉइंट और बता रहा हूं। मैंने आपको बोला था ये जो इक्वेटोरियल और एक्सियल अपन लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि उनकी लेंथ्स कहीं ना कहीं अलग होती है। तो कुछ पांच पॉइंट है, नोट में लिखा रहा हूं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, इन sp3d hybridization, in sp3d hybridization, in sp3d hybridization, lone pair always occupies in sp3d hybridization, lone pair always occupies equatorial position, lone pair always occupies equatorial position। याद करें sp3d में इक्वेटोरियल एक्सियल, हम दो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बेसिकली अभी बात करने वाले, एक तो sp3d और एक sp3d3, क्योंकि इन्हीं दोनों में इक्वेटोरियल और एक्सियल नाम आते हैं। और याद करिए इक्वेटोरियल और एक्सियल जब आता है तो लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल, तो sp3d में तो लोन पेयर जब भी आएगा कहां आएगा, इक्वेटोरियल में। sp3d3 में अभी बात करी, नॉर्मली तो इक्वेटोरियल पे आएगा, लेकिन एक इसमें जो केस है वो तांत्रिक क्रिया वाला है। तो अब आगे सेकंड नंबर का जो पॉइंट है बोल रहा हूं, लिखिएगा, इन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, in sp3d3 hybridization, ध्यान से देखिए, नॉर्मली तो sp3d3 में भी लोन पेयर इक्वेटोरियल और एक्सियल में कहां जाना चाहिए, इक्वेटोरियल। तो यहां जब एक लोन पेयर आता है तो वो तो डेफिनेटली कहां जा रहा होता है बेटा, इक्वेटोरियल पे। लेकिन इसमें दो लोन पेयर भी कायदे से तो इक्वेटोरियल पे जाने थे, लेकिन यहां पर आपको एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है, और वो कहां चले जाते हैं बेटा, एक्सियल पे। तो स्टेटमेंट लिखने के बाद ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, इन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये फ्लो चार्ट बना लीजिए। एक लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल पे, और दो है तो एक्सियल पे। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये एक्सियल वाला आपको काम आएगा नहीं, तो आप तो सिंपली एक माइंड में बात रखें कि जब भी इक्वेटोरियल एक्सियल आता है तो लोन पेयर आपको इक्वेटोरियल पर रखना है। तो ये जो शुरू के दो पॉइंट है ये तो ऑलरेडी अभी हमने जब टेबल बनाया तो उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट पे। थर्ड नंबर का पॉइंट लिखिएगा, इन sp3d hybridization, in sp3d hybridization, axial bond length, axial bond length is longer than, axial bond length is longer than equatorial bond length, axial bond length is longer than equatorial bond length if all, ब्रैकेट में लिखिएगा, if all side atoms are same, ब्रैकेट में लिखिएगा, if all side atoms are same, if all side atoms are same।
अगला पॉइंट लिखिएगा, इन sp3d3 hybridization, in sp3d3 hybridization, in sp3d3 hybridization, equatorial bond lengths are longer than equatorial bond lengths are longer than axial bond lengths. Equatorial bond lengths are longer than axial bond lengths. ब्रैकेट में वही लाइन, if all side atoms are same. Equatorial bond lengths are longer than axial bond lengths, ब्रैकेट में if all side atoms are same. ठीक है, ये जो ऑल साइड एटम सेम है, इसका क्या कहानी वो थोड़ी देर के बाद हम लोग आगे आगे एक टॉपिक आएगा बॉन्ड लेंथ, उसमें बताऊंगा, बट अभी एक ऊपर ऊपर से हम कहानी समझ लेते हैं। इधर देखिएगा, sp3d और sp3d3 जो है, इसकी अगर हम बात करें तो sp3d में भी इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है और sp3d3 में भी इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है, लेकिन sp3d में एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी देखी गई है और sp3d3 में उल्टा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी देखी गई है। उसका कारण क्या है वो समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। बेटा एक बात बताइए, जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसकी ज्योमेट्री क्या बनती है बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका ट्राइंगल जो है वो मैंने बोर्ड पे दिखा दिया। ऐसी sp3d3 की जो ज्योमेट्री बनती है वो क्या बनती है बेटा? पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो इसका जो पेंटागन है वो मैंने बोर्ड पे बना दिया। अब इमेजिन करिएगा, जो कहानी बता रहा हूं उसको सुनिएगा और समझिएगा। जब हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात कर रहे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जब हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करते हैं तो इसमें ये जो तीन पोजीशन है ट्राइंगल वाली, ये ऐसी बन गई बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ, इन पोजीशन का आपस में एंगल कितने का है? 120, 120, 120। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर इक्वेटोरियल का एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना है? 120। मतलब प्लेन वाली जो पोजीशन है, ट्राइंगल वाली जो पोजीशन है, वो एक दूसरे से 120 पे। अच्छा, पेंटागन जब बनता है तो याद करो, ये जो प्लेन वाली पोजीशन होती है, इनका एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 72 होता है, ठीक है। अब हुआ क्या, इस पे आ गया इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के ऊपर आ गया एक्सियल, ऐसा। ये जो पोजीशन है एक्सियल वाली है, कौन सी पोजीशन? एक्सियल वाली। इस एक्सियल वाले का इस प्लेन से जो एंगल है, इस प्लेन से जो एंगल है वो कितने का है? 90। मुझे बताइए, इससे जो एक्सियल आती है उसका इस प्लेन से एंगल कितना होगा? 90। ये कहानी लिख दी मैंने। अब आगे बताओ, मुझे बताओ, अब रिपल्शन को चेक करना है। किसको चेक करना है? रिपल्शन को। मुझे बताओ, अगर कोई एटम या इलेक्ट्रॉन पेयर 120 पे है और कोई एटम या इलेक्ट्रॉन पेयर 90 पे है, तो ज्यादा रिपल्शन कौन एक्सपीरियंस करेगा? प्लेन वाला या परपेंडिकुलर वाला? परपेंडिकुलर। यहां पर प्लेन वाला कितने पे है? 72 पे। और परपेंडिकुलर वाला कितने पे? 90 पे। ज्यादा रिपल्शन कौन एक्सपीरियंस करेगा? प्लेन वाला। ठीक। अब हुआ क्या, तो ये जो तीन पोजीशन ये ऐसी बना दी मैंने, और ये मैंने बना दिया एक्सियल। बेटा ये और ये इलेक्ट्रॉन पेयर 120 पे, ये और ये इलेक्ट्रॉन पेयर 120 पे, ये और ये इलेक्ट्रॉन पेयर 120 पे, लेकिन ये इन सबसे 90 पर। तो इनका आपस में रिपल्शन डोमिनेंट नहीं है, लेकिन इनका 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 रिपल्शन डोमिनेंट है, मतलब ये बहुत ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा है। अब अगर कोई पोजीशन रिपल्शन फील कर रहा है तो आगे की कहानी देखिए। मान लो मैंने आपके सामने ये एक एंगल बनाया, ये सेंट्रल एटम है और ये दो साइड एटम है, और मान लीजिए इनका एंगल 90 या लेस देन 90 है, तो इनमें एक रिपल्शन लग रहा है जिसको हम बोलेंगे डोमिनेंट रिपल्शन। अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्चुअल में रिपल्शन एटम में नहीं होता, रिपल्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का होता है इस तरह से, पर अपन बनाते हैं एटम है। तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब अगर इन दोनों का अपना रिपल्शन, बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाना चाहता है ताकि उसका रिपल्शन क्या हो जाए? कम। तो एनी हाउ इस पे रिपल्शन लग रहा है, तो ये अपने रिपल्शन को बढ़ाना चाहता है या कम करना चाहता है? कम करना चाहता है। कम करने के लिए इसके पास दो तरीके, ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किन्हीं भी दो पेयर्स पे, साइड एटम बोल दो कुछ भी, सेंट्रल एटम तो कहीं जा नहीं सकता, तो साइड एटम के नाम से अपन बोल देते हैं। अगर कहीं पर रिपल्शन ज्यादा है तो रिपल्शन कम करने के कितने तरीके होते हैं? दो। पहला तरीका, एंगल बढ़ा लो। मान लो मैं इसको ऐसे कर देता, तो बताओ क्या पहले के मुकाबले इसका एंगल बढ़ चुका है? यस। और पहले के मुकाबले अगर एंगल बढ़ गया तो रिपल्शन पहले से ज्यादा हो गया, बराबर है या कम हो गया? कम हो गया। तो भाई रिपल्शन कम करने का पहला तरीका, एंगल बढ़ा लो, ठीक है। तो अगर एंगल बढ़ा सकता होगा तो डेफिनेटली बढ़ा लेगा, लेकिन बाय चांस कुछ ऐसा हो गया कि वो एंगल ना बढ़ा पाए, तो रिपल्शन कम करने का दूसरा तरीका होता है लेंथ बढ़ा लो। लेंथ बढ़ाने का मतलब क्या है? ये जो साइड एटम है उठ के यहां आ जाए, और ये जो साइड एटम है उठ के यहां आ जाए, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इतने में फैल जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इतने में फैल जाएगी। ध्यान सुनना, एंगल पहले जितना था, बड़ा हो गया ना एंगल,
अरे देखो ये छोटा था या बड़ा हो गया है, एंगल तो वही है, एंगल वही रहा, लेकिन क्या अब लेंथ बढ़ने की वजह से रिपल्शन जितना यहां लग रहा था और जितना यहां लगेगा, क्या दोनों में डिफरेंस आ चुका है बेटा? यस। इसका मतलब ये हुआ कि या तो रिपल्शन को कम करने के दो तरीके, या तो अपना एंगल बढ़ा ले, और एंगल नहीं बढ़ा पा रहा है तो लेंथ बढ़ा लेगा। अब यहां की कहानी देखिए, यहां पर लेंथ बढ़ने की कहानी होगी। इनका रिपल्शन 120 का है, 120 का 120 का, पर इसका कितने पे? 90 पे। इस पे ज्यादा रिपल्शन लग रहा है, 120 और 90 में से 90 पर रिपल्शन ज्यादा है। तो इसको अपना रिपल्शन कम करना है किसी भी तरीके से। रिपल्शन कम करने के कितने तरीके? दो। या तो एंगल बढ़ा ले, चलो ठीक है, एंगल कैसे बढ़ाए देखे। इसका इस पे कितना लग रहा है? 90। तो इसने बोला कि भैया अपने बीच में रिपल्शन ज्यादा है, चलो मैं एंगल बढ़ाता हूं। ये इधर भाग गया, इधर भागा तो वो दोनों ने देखा, क्या कर रहा है ये तू है? उधर का तो रिपल्शन कम कर लिया, यहाँ क्या कर रहा है तू? इन्होंने टिका दिया, वापस पहुंचा दिया वहीं पे। इसने बोला हाँ यार बात तो सही है। फिर इसने उसको बोला देख, उससे रिपल्शन इधर मेरे से कम कर, इधर आ गया। वो दोनों ने बोला ये क्या है, अभी तो समझाया था तेरे को, चिपकाया वापस चला गया। दोनों की बारी हो गई, उसकी बारी है। इसने बोला चल मेरे से बढ़ा ले, देख वो कुछ नहीं बोलेंगे ऐसा। मैं बोला अच्छा है, ज्यादा तेज बन रहा है, देख फिर। इसकी मजबूरी है, ये एंगल बढ़ाना चाहता था पर मजबूरी है कि एंगल बढ़ा नहीं सकता। अगर एंगल बढ़ा सकता तो ये बढ़ा लेता, लेकिन अब इसके पास एंगल बढ़ाने का चांस नहीं है, पर इसको रिपल्शन तो कम करना है। तो तीनों ने बोला ये अगर इधर जाएगा तो इनको परेशान करेगा, तो तीनों मिलकर इसको ऊपर पहुंचा देते हैं। ऊपर पहुंचाने से क्या हो गया? एंगल तो उतना ही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दूर हो गई, और दूर हो गई तो रिपल्शन पहले से कम हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हुई कि यहां पर ये इक्वेटोरियल के साथ ये जो एक्सियल है ना, ये एक्सियल का एंगल नहीं बढ़ सकता किसी कारणवश। तो ये एक्सियल वाला जो एटम है ना, ये क्या करता है, इधर चले जाता है यहां तक। तो उससे क्या होता है, रिपल्शन बढ़ जाता है, मतलब रिपल्शन कम हो जाता है, लेंथ बढ़ जाती है। तो रिपल्शन ज्यादा किस पे लग रहा था, इक्वेटोरियल पे या एक्सियल पे? एक्सियल। तो एक्सियल ने अपनी लेंथ बढ़ा ली, और इसीलिए इक्वेटोरियल की लेंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, ज्यादा। ऐसी कहानी यहां पर। यहां पर अगर आप देखें तो आप बताइए ज्यादा रिपल्शन कौन एक्सपीरियंस कर रहा होगा, 72 और 90 में से 72 वाला। तो ये तो फिर भी स्टेबल है, इसको दिख रहा है भैया ये जो 72 72 72 72 72 वाले बैठे हुए हैं, इनका आपस में रिपल्शन बहुत ज्यादा लग रहा है। रिपल्शन ज्यादा लग रहा है तो एक तरीका तो एंगल बढ़ा लो, पर एंगल एक से बढ़ाएगा तो वो बाकी दो पीट देंगे, वही वाली कहानी। तो एंगल ये बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि आइडियली एंगल तो 72 72 72 सबका बराबर है, अगर एक से बढ़ाएगा तो बाकियों से कम हो जाएगा, जो हो नहीं पाएगा। तो इसको अगर रिपल्शन कम करना है तो एंगल तो नहीं बढ़ा सकता, एंगल मेंटेन करके लेंथ बढ़ा लेगा। और लेंथ बढ़ाने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दूर 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 चली जाएगी, जिसकी वजह से इसका रिपल्शन कम हो जाएगा। तो यहां पर जो इक्वेटोरियल है उसको रिपल्शन कम करना है, रिपल्शन कम करने के लिए एंगल तो नहीं बढ़ा पा रहा, तो लेंथ बढ़ा लेगा। तो यहां पर कौन अपनी लेंथ बढ़ाएगा बेटा, एक्सियल या इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल। तो ये ओवरऑल कहानी है। ठीक है, अब अपन ने कहानी समझ तो ली, लेकिन अल्टीमेटली अपने को फैक्ट के फॉर्म में याद तो रखना ही है कि भाई sp3d में इक्वेटोरियल और एक्सियल में कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, एक्सियल। और sp3d3 में एक्सियल और इक्वेटोरियल में कौन सी बड़ी होती है, इक्वेटोरियल। ठीक, 4 पॉइंट अपन ने जो लिखे थे वो डिस्कस करें। अगला पॉइंट बोल रहा हूं, 5th नंबर का पॉइंट लिखिएगा उसी नोट में। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सी एसिड्स hybridization of oxy acids and their oxy anions hybridization of oxy acids and their oxy anions are same hybridization of oxy acids and their oxy anions are same। देखो याद करो, ऑक्सी एसिड और ऑक्सी एनायन के बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया था, खासकर ऑक्सीजन। ऑक्सी एसिड बता दिया क्या मैंने आपको, बेसिसिटी वेसिसिटी बता दिया था, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिस लिखवाया था, स्टेटमेंट पूरा प्रैक्टिकली निकाला जाता है। हमारे पास प्रैक्टिकल करने का साधन नहीं है तो हम जुगाड़ लगाएंगे, जितने हाइड्रोजन करा दिया ना ये, हाँ ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपको मैंने ऑक्सी एसिड और उनके ऑक्सी एनायन की कहानी बताई थी। ऑक्सी एसिड आए या उसके ऑक्सी एनायन आए, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या आएगा, सेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा H2SO4, तो ये बताओ क्या ये नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है बेटा, यस। और नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है, ऑक्सी एसिड। क्या ये पॉलीप्रोटिक एसिड है बेटा, यस। कितने H प्लस रिलीज करेगा, दो। तो एक H प्लस रिलीज करेगा तो बनेगा HSO4 माइनस, और एक और रिलीज करेगा तो क्या बनेगा, SO4 2 माइनस। मैंने बोला था एक एसिड का आयन 8 बनता है,
तो हाइड्रोजन सल्फेट, और ये क्या कहलाता है, सल्फेट, ऐसे नाम भी होते हैं इनके, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इसका, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहा हूं, तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा। सॉल्व करने में हमें स्ट्रक्चर इनके भी बनाने, उनके भी बनाने, हमें काम तो दोनों आएंगे, इसलिए हमको दोनों के स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, लेकिन हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसका पूछा है तो वो निकाल लो, खत्म है, वो इजी रहता है ना। देखो, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने चले तो सेंट्रल एटम कौन है बेटा, सल्फर। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने, 6। 6, ये मोनोवेलेंट नहीं है, ये मोनोवेलेंट है। 6 और 2 8, 8 का आधा किया 4, 4 का मतलब sp3, sp3 का मतलब सल्फर ने कितनी जगह बनाई, 4। लेकिन अब वही है, मैंने बताया था कि अब आपको दिखेंगे साइड एटम 6, तो 6 को फिट कैसे करो, थोड़ा दिक्कत आता है। उसके लिए क्या पता होनी चाहिए, बेसिसिटी। जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। कितनी बेसिसिटी है, 2, तो स्ट्रक्चर में 2 क्या आ जाएंगे, OH। फिर बचा हुआ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बन गया। यहां पर आइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। सल्फर के वैलेंस शेल में 6, 6 और 1 7 और 1 8, 8 का आधा किया 4, 4 का मतलब sp3, sp3 का मतलब सल्फर ने ये कहानी बना ली, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, एक OH आ गया। कितने ऑक्सीजन बचे, 1 2 3, पर क्या ये ऑक्सीजन आयन है, यस, तो एक ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस। एक्चुअल में बस ये H हटा और यहाँ माइनस लग गया, बाकी जो था वो वैसे का वैसे ही है। और यहां देखेंगे तो ये आपको ऑलरेडी बताया है कि ऐसा स्ट्रक्चर, तो आप उसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी सेम। बट इनमें क्या है कि वो बेसिसिटी नहीं पता है, तो दिक्कत आ सकती है आपको, है ना। हाइब्रिडाइजेशन तो निकल जाएगा, स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ सकती है कि OH लगाओ नहीं लगाओ, ये बहुत सिंपल होता है। खटाक से बनता है ऑक्सीजन आयन। याद करो ऑक्सीजन आयन की कहानी क्या बता दी थी आपको, जैसे मान लो फॉस्फेट लिया, क्या ये अपने आप में ऑक्सीजन आयन है या नहीं है बेटा, है। मुझे बताओ, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है। हमें पता है ऑक्सीजन आयन में सिंगल बॉन्ड भी बनता है, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करना, वो चार्ज में ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है ना। तो 5 और 3 8, 8 का आधा किया 4, 4 का मतलब sp3 है। sp3 का मतलब है फॉस्फोरस ने 1 2 3 4 जगह बना ली, क्या चारों जगह ऑक्सीजन आ गया, यस। ऑक्सीजन आयन का चार्ज सेंट्रल पे या ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन। -1 -1 -1, -1 वाला क्या बनाएगा, सिंगल, और ये क्या बनाएगा, डबल। ये स्ट्रक्चर बनाना आसान है। अब इसमें वो H लगाते जाएगा, एक H लगाएगा तो एक H प्लस यहाँ लगा दो, एक और H लगाएगा तो यहाँ लगा दो, एक और H लगाएगा तो यहाँ बना दो, H3PO4 बन जाएगा, ये ऐसा। तो ये सिंपल होता है कंपेरेटिव, ठीक है। अब एक और पॉइंट अभी इसमें क्वेश्चन करवाता हूं मैं। याद करो, मैंने आपको ज्योमेट्री की भी कहानी बताई है कि ज्योमेट्री में 2 तरह की ज्योमेट्री होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और एक होती है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। याद आ रहा है आपको ऐसा? और मैंने इसके नाम भी शायद आपको लिखवा दिए। ज्योमेट्री बोलूं, शेप बोलूं, स्ट्रक्चर बोलूं, अरेंजमेंट बोलूं, सारी कहानी सेम है, सारी कहानी सेम है। और अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक या मॉलिक्यूलर वर्ड नहीं लिखा, तो आपको बाय डिफॉल्ट किसका आंसर देना होता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का, ठीक है। चलिए, अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करिएगा। डिटरमाइन डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, कॉमा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, कॉमा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, प्लेनर ऑब्लिक नॉन प्लेनर, प्लेनर ऑब्लिक नॉन प्लेनर फॉर द गिवन स्पीशीज, फॉर द गिवन स्पीशीज। ठीक है, यहां पर देखिएगा, ये जो अब आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसमें मैं कई सारे स्पीशीज आपके सामने लिखने वाला हूं जो आपको सॉल्व करने हैं कि भाई इनका हाइब्रिडेशन वाइब्रेशन क्या होगा। सारी कहानी वैसे आपको बता दी गई है कि भाई किसकी क्या कहानी होती है, और ये जो मैं अभी लिखा रहा हूं ये बेसिकली एक तरह से आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। तो ये आप ट्राई करके लाएंगे और फिर अपन इसको डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़े बहुत मैं अभी बता दूंगा, बाकी डिस्कशन, क्योंकि इसमें क्या टाइम लगेगा, तो अननेसेसरी अपन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आपको कहानी सारी 16 केसेस लिखा दी गए, उन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा। आप ये स्पीशीज जो मैं लिख रहा हूं, है ना, इन स्पीशीज को नोट करिए। इसमें से 2 4 मैं अभी बता दूंगा आपको, ताकि एक पैटर्न अपने को पता चल जाए क्या है क्या नहीं है।
ये जितने भी देखा 1 से लेकर 9 तक के केसेस है, ये सारे ऑक्सी एसिड और उनके ऑक्सी एनायन है। आप दोनों में से किसी का भी हाइब्रिडेशन निकालोगे सेम ही निकलेगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप तो ऑक्सी एनायन से सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। बाकी मैं यहाँ पर और स्पीशीज लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि और ये सब जो स्पीशीज आपके सामने लिखे जा रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, किसी न किसी चैप्टर में कहीं ना कहीं मेंशन्ड है पूरी एनसीईआरटी में। तो इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसीलिए प्रैक्टिस इनकी कर लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये जो केसेस आपको दिए गए हैं इसमें लास्ट के जो 3 केस हैं उस पर तांत्रिक क्रिया कर दी मैंने, ये आपको ट्राई नहीं करना है, ये मैं बताऊंगा अलग से। बाकी आप है ना 25 तक के जितने भी केसेस हैं उनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर पे। घर पे ट्राई करना, अभी तो मैं आगे और कुछ कराने वाला हूँ।
लिख लिया भाई, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, आइए देखते हैं। कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के पहले, है ना, मैं यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने, और वो टर्म है बेटा आइसो स्ट्रक्चरल। वैसे तो इसका मीनिंग क्या है हमको ऑलरेडी हमने सब कुछ पढ़ लिया, तो समझ में खुद ही आ जाएगा। आइसो स्ट्रक्चरल, बेटा आइसो वर्ड का मीनिंग सभी लोग जानते हैं। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और स्ट्रक्चरल का मतलब है स्ट्रक्चर। मतलब अगर कोई दो स्पीशी आपको दे दिए जाए जिनका स्ट्रक्चर क्या आ जाए, सेम। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर बोलूं, शेप बोलूं, ज्योमेट्री बोलूं, अरेंजमेंट बोलूं, बात ही की है। दो ऐसे स्पीशीज जिनकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट सेम होता है उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, पहले डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। अच्छा एक बात सुनो, इन तीन के लिए जगह छोड़ देना थोड़ा सा, ये मैं कराऊंगा। हाँ, करना है। अब आपको अगर आइसोस्ट्रक्चरल लिख रहे हो तो इससे ऊपर थोड़ी जगह उनके लिए छोड़ देना, वो सॉल्व कराऊंगा मैं, वो स्ट्रक्चर से सॉल्व होंगे बेसिकली, है ना। हाँ, तो आप आधा पेज छोड़ देना बस, है ना, कुल मिला के सेफ जोन में रहने के लिए। बाकी तो आप मार्जिन में भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ठीक है। ठीक है, आइसोस्ट्रक्चरल की बात कर, आइसोस्ट्रक्चरल के डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। दो स्पीशीज विच हैव सेम ज्योमेट्री, दोज स्पीशीज विच हैव सेम ज्योमेट्री, दो स्पीशीज विच हैव सेम ज्योमेट्री, है ना। जिन भी स्पीशीज का ज्योमेट्री सेम है या सेम स्ट्रक्चर है या सेम शेप है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोस्ट्रक्चरल। इसके ऊपर तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं पहले आपको बता दूं क्या क्या है, और इंपॉर्टेंट टर्म है ना, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं, और एनसीईआरटी में गिवन भी है, दो तीन क्वेश्चन इसके गिवन है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इस पे क्वेश्चन बनने की, ना। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूं, लिखिएगा। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई विच ऑफ द, identify which of the given pair of species, identify which of the given pair of species are isostructural, identify which of the given pair of species are isostructural। ठीक है, ये आपके सामने मैंने चार ऑप्शन के सेट लिखे, इनमें से आपको पहचानना है, दोनों ध्यान से। यहां जैसे दो दो लाइन मैंने छोड़ी है ना, ऐसे छोड़ के लिखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको आइसोस्ट्रक्चरल पहचानने के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, ज्योमेट्री। तो पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, फिर ज्योमेट्री लिखोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, ज्योमेट्री लिखोगे, तो इसीलिए वो गैप बना के रखना आप। अच्छा, ज्योमेट्री जब बोला गया है, आपको मैंने डेफिनेशन में लिखा है सेम ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री में मैंने ना इलेक्ट्रॉनिक बोला है ना मॉलिकुलर बोला है, तो आपको ज्योमेट्री का मीनिंग क्या मान के चलना है, मॉलिकुलर ज्योमेट्री मान के चलना है ना। तो आप हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री लिखना है आपको। पहले वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए। फर्स्ट वाले केस में सभी के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकाले, सबकी मॉलिकुलर ज्योमेट्री है वो लिख लीजिए आप। फिर एक बार मैं डिस्कस करता हूं, ताकि, है ना, एक बार कंपेयर कर लीजिएगा कि आपने जो लिखा है वो सही है गलत है। अब इसके लिए आपको टेबल की हल्की फुल्की प्रैक्टिस होनी चाहिए, धीरे धीरे उसको टेबल को देखें, 3D में इमेजिनेशन करें, है ना। तो आपको अभी क्वेश्चन दिए सॉल्व करने के लिए, घर पे उनको ट्राई करिएगा, तो आपको सारे ये जो पिक्चराइजेशन है या जो केसेस बनते हैं वो एक एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा सारी।
चलिए आइए ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, चेक करते जाइएगा आपने जो भी सॉल्व करा है, जितना सॉल्व किया, कि आप अप्रोच सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। PC4 प्लस की बात करूं, मैं डायरेक्ट बोलूंगा बेटा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है sp3, और sp3 की आइडियल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिकुलर ज्योमेट्री दोनों ही क्या है, टेट्राहेड्रल। पर जब मैं यहाँ टेट्राहेड्रल लिख रहा हूँ, तो टेट्राहेड्रल लिखने से मेरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मेरा मतलब मॉलिकुलर ज्योमेट्री है, ठीक है। PCl6 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, sp3d2 आएगा, और sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होता है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिकुलर ज्योमेट्री दोनों ही क्या आ जाएंगी, ऑक्टाहेड्रल। SF4 की बात करेंगे, तो 6 + 4 10, 10 का हाफ किया 5, 5 का मतलब हो जाएगा sp3d में 5 के बजाय 4 पोजीशन आ रही है, एक लोन पेयर आएगा, एक लोन पेयर मतलब C100 बनता है बेटा। XgF4 की बात करूं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन H = 6 sp3d2 आएगा, दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर होने का मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अगले पे आइए, I3 माइनस की अगर मैं बात करूं, तो बेटा इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp3d। I3 माइनस कैसे सॉल्व करोगे, एक बार हिंट दे दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने ये लिखा है I3 प्लस और I3 माइनस, ठीक है, इन्हीं में से केसेस हम यूज कर रहे हैं। I3 प्लस और I3 माइनस को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, जैसे आपको बोला I3 प्लस, तो कितने आयोडीन दिख रहे हैं, 3, तो 3 में से एक को सेंट्रल मान लेना है, और बाकी दो को क्या मान लेना, साइड, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा दो, प्लस, है ना। और मुझे बताओ, ये सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब साइड एटम आते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं बेटा, यस। तो 7 प्लस 2 मोनोवेलेंट साइड एटम, तो 7 + 2 9, ऐसे निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप I3 माइनस के लिए निकालने जाओगे, तो I3 माइनस को निकालने का मतलब है, एक आयोडीन सेंट्रल है, दो आयोडीन साइड एटम है, सेंट्रल के वैलेंस शेल में 7 है, ये दोनों मोनोवेलेंट है, और पूरे पे कितना चार्ज आ रहा है, माइनस, तो वो ऐड हो जाएगा, इसका हाफ करोगे तो H का वैल्यू आएगा 5, 5 का मतलब sp3d। पोजीशन कितनी तैयार हुई, 5, साइड एटम कितने आए, 2, तो 3 लोन पेयर आएंगे, और 3 लोन पेयर आएंगे तो लीनियर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको लिखा रखा है, आप ट्राई करिएगा आराम से, मैं अभी सिर्फ कंडीशन आपको समझा दे रहा हूं। तो ये sp3d है, और इसमें 3 लोन पेयर है, तो लीनियर बनेगा। ये sp3d है, और इसमें 3 लोन पेयर है, तो ये भी लीनियर बनेगा। यहां पर आइए, ClF3 की अगर मैं बात करूं, तो 7 + 3 10, 10 का मतलब है 5, 5 का मतलब है sp3d में दो लोन पेयर है, तो टी शेप। यहां पर बात करें BF3, तो sp2 कोई लोन पेयर नहीं है, तो ट्राइगोनल प्लेनर, इसका आंसर बेटा। अब आपसे यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल का क्या होनी चाहिए, सेम ज्योमेट्री। चारों ऑप्शन में से कोई एक केस है जिसकी ज्योमेट्री सेम है, और वो केस कौन सा है बेटा, थर्ड, तो आइसोस्ट्रक्चरल का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन सेम ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। ऑप्शन का सेट जो है थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है मैंने, कुछ ऑप्शन पुराने ही हैं, कुछ नए लगा दिए हैं, तो जो पुराने हैं उनको तो आप चाहो तो, अगर है ना जल्दी लिखना है तो डायरेक्टली देख के लिख सकते हैं, बाद में आप प्रैक्टिस जरूर करिए, वो जो क्वेश्चन दिए आपको उनको घर पे प्रैक्टिस करिएगा, तो वहां पर थोड़ा और क्लैरिटी होगा, स्पीड बढ़ाना है अपने को इस चीज में, मतलब इसमें अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, दिमाग में सारे स्ट्रक्चर सेट होने चाहिए।
ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो जो ज्योमेट्री आएगी मैंने अभी आपके सामने लिख दिया है ना, टाइम कम है तो इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा। तो इनके जो भी आंसर्स निकलने वाले हैं वो मैंने आपके सामने लिखे, ठीक है। ये जो भी ज्योमेट्रीज आपके सामने लिखी गई है, ये कौन सी ज्योमेट्री है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक है या मॉलिकुलर है, मॉलिकुलर, है ना। और ये अपने को बिल्कुल अच्छी तरीके से आना चाहिए, एग्जाम में आप इसमें ज्यादा समय नहीं ले सकते, मतलब ये ज्योमेट्रीज अपने दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे एक ही ऑप्शन में दो मॉलिक्यूल है, हो सकता है दो के बदले तीन दे दे, चार दे दे, तो वो क्वेश्चन तो एक ही मिनट में सॉल्व करना है, तो उस हिसाब से है ना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बनाता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि अपन मॉलिक्यूल देखें तो हाइब्रिडाइजेशन तो अपना दिमाग में कैलकुलेशन हो जाए और वो ज्योमेट्री अपने को 3D में इमेजिनेशन हो जाए, इतनी प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक की आपको। अब देखो यहां पर देखिए, हमसे पूछा है कौन आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल होने का मतलब है ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए बेटा, सेम। पहले वाले की ज्योमेट्री सेम नहीं है, दूसरे वाले की ज्योमेट्री सेम है, तीसरे वाले की ज्योमेट्री सेम नहीं है, चौथे वाले की ज्योमेट्री सेम नहीं है। मतलब चार में से एक ऑप्शन दिख रहा है जिसकी ज्योमेट्री सेम है, तो वही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो आंसर इस बार कौन सा हो जाएगा आइसोस्ट्रक्चरल के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। ऑप्शन में हल्का फुल्का चेंज किया है और मैंने रिजल्ट्स पहले ही लिख दिए आपके सामने। अब देखो ये जो शुरू के दो है ना, इनकी कहानी समझा। तो तीन तरह के क्वेश्चन कहने से मेरा मतलब क्या है, आइसोस्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंट टर्म है तो अपने को समझना है। पहली बात, आइसोस्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या हो गया, सेम ज्योमेट्री। अब देखो चार ऑप्शन थे, चार में से एक में ही ज्योमेट्री सेम थी, वही आंसर है। चार ऑप्शन थे, चारों में से एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसकी ज्योमेट्री सेम थी, वही आंसर है। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, तो बेटा चार में से एक तो यहां पर ज्योमेट्री सेम देखने को मिल रही है और एक यहां पर ज्योमेट्री सेम देखने को मिल रही है। वो जरूरी नहीं लीनियर लीनियर, ये होता मान लो वी शेप, ये भी वी शेप होता, और मान लो ये लीनियर लीनियर होता, कुछ भी हो सकता था। पर इनकी ज्योमेट्री आपस में सेम है, इनकी ज्योमेट्री आपस में सेम। अब मुझे इन दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्योंकि मेरा आंसर एक ही करेक्ट होगा कोई। तो अभी क्या हो रहा था, चार में से एक ही जगह आंसर सेम था तो वो आंसर हो गया, एक ही जगह ज्योमेट्री सेम थी वो आंसर हो गया। लेकिन यहां पर दो जगहों पर ज्योमेट्री सेम हो रही है, और अगर दो जगहों पर ज्योमेट्री सेम हो रही है तो बताइए ऑप्शन कौन सा बेटर प्रायोरिटी पर रखें, बी या सी। सी, सी पक्का। कारण, वेरी गुड। यहां पर ज्योमेट्री तो सेम है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग। यहां पर ज्योमेट्री सेम और हाइब्रिडाइजेशन भी। अगर बाय चांस जब तक एक ही ऐसा ऑप्शन है ना जहां ज्योमेट्री सेम है, तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, देखना ही नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन भले सेम हो अलग हो, ज्योमेट्री सेम का एक ही ऑप्शन है, वही आंसर है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि बेटा दो ऐसे पेयर आ जाए जिनकी ज्योमेट्री ज्योमेट्री सेम है और एक सिलेक्ट करना है, तो यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू द ऑप्शन हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज सेम ज्योमेट्री। तो अपना प्रायोरिटी किसके साथ जाएगा बेटा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ये बात लिख लेना कि अगर दो या दो से ज्यादा ऑप्शन में सेम ज्योमेट्री आ रहा हो या आइसोस्ट्रक्चरल आ रहा हो, तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है और ज्योमेट्री सेम है उसे प्रायोरिटी देना है आप। तो अगर एक ही ऑप्शन है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा ऑप्शन में ऐसा हो जाए ना कि ज्योमेट्री सेम ज्योमेट्री सेम ज्योमेट्री सेम आइसोस्ट्रक्चरल दिख रहा है, तो ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द ऑप्शन हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज सेम ज्योमेट्री। ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द ऑप्शन हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज सेम ज्योमेट्री। ठीक है, चले। अब इधर देखो, ये जो केसेस आपके सामने थे, इन केसेस में से कुछ केसेस को मैं यहां डिस्कस कर दे रहा हूं, है ना। थोड़ा बहुत समय बचा है तो अपन एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं किस तरह से आपको क्या सॉल्व करना है। हालांकि आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए आपको बेसिकली 16 जो केसेस लिखाए गए हैं वो केसेस हमारे दिमाग में होने चाहिए, तब आप उसको फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। टेबल अपने पास ओपन रखें, है ना। टेबल में मैं बोलते जाऊंगा ये वाला केस वो वाला केस, आप वहां फटाफट चेक करिएगा जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले अगर आए यहां पर, तो बेटा ये सारे के सारे क्या है, ऑक्सी एसिड्स हैं और उनके ऑक्सी एनायन है, और ऑक्सी एसिड या उनके ऑक्सी एनायन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होता है, सेम। मैं ऑक्सी एनायन से सॉल्व करूंगा। 6 ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है कहीं पर भी, तो सीधे चार्ज को देखूंगा। 6 + 2 8, 8 का हाफ किया 4, 4 का मतलब sp3, sp3 की आइडियल ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो गया। पोजीशन कितनी तैयार हुई, 4। साइड एटम भी कितने आए, 4। लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं तो क्या जो इलेक्ट्रॉनिक है वही मॉलिक्यूलर हो जाएगी, यस। टेट्राहेड्रल प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, ये हमारा आंसर हो गया।
स्ट्रक्चर की उम्मीद मैं आपसे रख भी नहीं रहा हूं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाने को आएगा नहीं, बना बनाया आएगा, तो आपको देख के पहचान में आना चाहिए, आपको सिर्फ नाम आने चाहिए। हाँ, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपने को स्ट्रक्चर के ड्राइंग से अब ज्यादा कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नाम समझ में आने चाहिए। कार्बन के वैलेंस शेल में 4, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, -2 ऐड हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 का हाफ किया 3, 3 का मतलब sp2, sp2 का मतलब आइडियली ट्राइगोनल प्लेनर। पोजीशन कितनी तैयार हुई? 3। साइड एटम कितने आए? 3। लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही हो जाएगी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, और ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होगा? प्लेनर। अगले भाई ये इन तीनों को देखिए, 3 4 5, क्लोरीन 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 7 7 7 +1 8 +1 8 +1 8, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है। इन सभी में H का वैल्यू 8 आ रहा है, 8 का हाफ किया 4, सॉरी है ना, 4 आ रहा है H का वैल्यू, तो H का वैल्यू 4 है, 4 का मतलब सभी का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 sp3 sp3। sp3 की आइडियल ज्योमेट्री जो है वो है टेट्राहेड्रल, sp3 की आइडियल कंडीशन जो है वो टेट्राहेड्रल, sp3 की आइडियल कंडीशन जो है वो है टेट्राहेड्रल। अब देखो टेट्राहेड्रल अगर बन रहा है, ध्यान से देखना, पोजीशन कितनी तैयार हुई? 4, साइड एटम कितने आए? 4, कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या जो इलेक्ट्रॉनिक है वही मॉलिक्यूलर हो जाएगी बेटा? यस। और टेट्राहेड्रल प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। बाकी कंडीशंस की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। बाकी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा 4 पोजीशन तैयार हुई, साइड एटम कितने आए? 3। अब याद करो टेट्राहेड्रल में, ये 3D में आपको इमेजिनेशन होना चाहिए, एक लोन पेयर आता है, तो लोन पेयर हटा दिया तो क्या ये पिरामिडल बनता था बेटा? यस। तो यहां पर बनेगा पिरामिडल, और पिरामिडल प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। पिरामिडल आया मतलब नॉन प्लेनर। अगले वाले में देखो, पोजीशन तैयार हुई 4, साइड एटम आए 2, तो साइड एटम 2 आए तो वैसे तो ये था, पर 2 अपन ने लोन पेयर हटा दिए मान लीजिए, तो ये शेप क्या बनता था बेटा? वी शेप। तो यहां पर जो शेप बनेगा वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप, ऐसा कुछ बन सकता है, और वी शेप प्लेनर होता है, कॉपी पे आप लिख पाते हैं, ठीक है। अगले पे आइए, सल्फर के वैलेंस शेल में 6, 6 और 2 8, 8 का आधा किया 4, 5 और 1 6, 6 का आधा किया 3, 3 और यहां पर आएगा 4। यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 अगर आ रहा है तो आइडियली टेट्राहेड्रल, sp2 अगर आ रहा है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 अगर आ रहा है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है बेटा आइडियली, sp3 आ रहा है तो टेट्राहेड्रल होता है आइडियली, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले यहां पर अगर बात करें, सेंट्रल एटम ने पोजीशन तैयार करी 4, साइड एटम कितने आए? 3। टेट्राहेड्रल में अगर एक लोन पेयर आता है तो पिरामिडल बनता है, तो यहां पर आ जाएगा पिरामिडल, और पिरामिडल प्लेनर या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। 3 पोजीशन तैयार हुई, 3 ही साइड एटम आए, कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक है वही मॉलिक्यूलर है, तो दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर विल बी प्लेनर। पोजीशन तैयार हुई 3, साइड एटम आए 2। याद करो ट्राइगोनल प्लेनर में ये कंडीशन होती है, और 3 में से अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो क्या वो वी शेप या बेंड शेप बनता था बेटा? यस। तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप, एंड वी शेप इज प्लेनर। अगले पे आइए, 4 पोजीशन तैयार हुई, 4 ही साइड एटम है, तो टेट्रा का टेट्रा ही रहेगा, और ये कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर। तो इस तरह से आपको मतलब टेबल को सॉल्व करना है। i3 प्लस i3 माइनस की मैंने थोड़ी बहुत कहानी आपको बताई दी थी, वो लास्ट के जो 3 तांत्रिक केस हैं वो मैं अलग से कराऊंगा आपको, बाकी आप ये टेबल को सॉल्व करके ले आइएगा, बाकी जो केसेस बच्चे उसको डिस्कस कर लेंगे मंडे को।